ईस्वी 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? आंसर होगा सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी (IRA) की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगरा बल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित थे? आंसर हो जाएगा सूर्यसेन संबंधित थे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने की अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी किस वर्ष? आंसर हो जाएगा 1913 में हुई थी। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। अन्य सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सरावा तथा पंडित काशी राम प्रमुख थे। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? आंसर हो जाएगा प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद में के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए। 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उसी समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह की संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट व उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 21 फरवरी 1913 को अमेरिका में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। इसे अमेरिका एवं कनाडा में रह रहे भारतीयों के सहयोग से गठित किया गया था। किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। 4 प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इन आंदोलनों ने स्वराज प्राप्ति के अलग लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूंगा किसका नारा था? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी। आंसर बी हो जाएगा इसका श्री राजगोपालाचारी ने। श्री राजगोपालाचारी की मान्यता थी कि स्वराज्य जन सामान्य हेतु होनी चाहिए, न कि केवल कुलीन एवं अभिजात वर्ग हेतु। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? आंसर हो जाएगा CR दास ने, चित्तरंजन दास ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया
अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा का और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया की पत्रों का संपादन किया। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आंसर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन फिलहाल टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और वह इस सहचर एसोसिएशन के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई ने स्वराज्य की मांग की थी। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हित का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजन ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। विकल्प में इन तीनों नामों के रहने या इनमें से कोई दो नामों के रहने पर संस्थापक के रूप में चयन के वरीयता क्रम इस प्रकार रहेगा: सलीमुल्लाह खां, उसके बाद आगा खां और मोहसिन उल मुल्क। प्रस्तुत प्रश्न को में चूक प्रथम दो नाम दिए हैं, अतः सलीमुल्लाह खां को प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना जाएगा। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। आंसर हो जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय केंद्र व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ किया था? आंसर हो जाएगा डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग में स्थापना में नहीं था? होम रूल की स्थापना में आंसर हो जाएगा टीसी ऑलकॉट। टीसी ऑलकॉट होम रूल लीग में नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया। एम सुब्रमण्यम अयंगर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंधित थे। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? आंसर हो जाएगा कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। उसके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। और अरुणडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वो लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करे। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीग की बैठक हुई, जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस लीग समझौते की सराहना की गई। तिलक तथा एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित किया। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? आंसर हो जाएगा 1917 में। सैंडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैंडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इनके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो
माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठीक समन्वय नहीं हो सकता है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि आंसर हो जाएगा इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों ने की थी। यथा कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। करजई ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को ही कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसा आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? आंसर हो जाएगा प्यारेलाल। नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सा थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? आंसर हो जाएगा चंपारण का सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों से चंपारण के किसानों से एक अनुबंध आधार पर यह भी निश्चित करा लिया करते थे कि अपनी जमीन के 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी अबवावों करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों ने इस उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? आंसर हो जाएगा श्यामल दास कॉलेज, भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इनके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामलदास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इनके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि लॉ की पढ़ाई की थी। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन हो जाएगा। चंपारण आंदोलन 1917 भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने।
राजकुमार शुक्ल ने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। शुक्ल ने वर्ष 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गांधी जी से भेंट कर उन्हें चंपारण के किसानों के शोषण की कहानी सुनाई एवं गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? आंसर हो जाएगा चंपारण में। उपयुक्त घटनाओं में बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह सर्वप्रथम घटना है। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह निश्चित कर लिया था। ये तो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी चंपारण आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? आंसर हो जाएगा चंपारण। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की थी? आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859-60 हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में तथा पावना उपद्रव 1873-76 में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक खेती करने के लिए नील की खेती के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1959 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1960 तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1960 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका थी। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? आंसर हो जाएगा वायकोम सत्याग्रह। वायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा अयोग सत्याग्रह का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? आंसर हो जाएगा रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। चार्ली एंड्रूज दीनबंधु एंड्रूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फीनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ रहे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन गए। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, आंसर हो जाएगा गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीबों की सहायता करना है। इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस संदर्भ में गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अन टू द लास्ट से प्रभावित थे। 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? आंसर हो जाएगा औद्योगिक कर्मी ने हिस्सा लिया था। चंपारण की सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल
मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च की गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। फिर मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली। निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज ने निकट सहयोगियों में से थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। वे वर्ष 1930 में जेल गए। वह ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी त्याग कर वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिए। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? आंसर हो जाएगा चंपारण में। महात्मा गांधी सर्वप्रथम चंपारण के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? आंसर हो जाएगा तिनकठिया से। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 के तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। 19वीं सदी के आरंभ में चंपारण के गोरे बागान मालिकों ने किसानों के एक अनुबंध करा लिया, जिसके साथ किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य हुआ। इसे तिनकठिया पद्धति कहते हैं। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? आंसर हो जाएगा 3/20 भाग। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि बुद्धिजीवियों ने दिया। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से नहीं बल्कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था? आंसर हो जाएगा डी राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आंसर हो जाएगा सन 1920 में। एमएन जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 में हुई। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमन लाल प्रथम महासचिव थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? आंसर हो जाएगा एमएन राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एम.एन. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। भारतीय उच्चायुक्त के पद पर सृजन किस अधिनियम से हुआ था? आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसका कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना इत्यादि कर्तव्य थे। उच्चायुक्त और उसके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधनों से होना था। रोलर एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। आंसर हो जाएगा व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करना था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद के पास हुआ विधेयक रोलर एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे तब तक चाहे जितना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इस कानून द्वारा
व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था। इसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार कराया था। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा सन 1919 में। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? आंसर हो जाएगा बी, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। रॉलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं के पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे वहां की जनता का आक्रोश बढ़ गया। यह आक्रोश तब और बढ़ गया जब पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोगों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया। इसी बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार करवाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली किसने मारी थी? आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने गोली मारी थी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल फ्रांसिस्को ओ डायर की लंदन में हत्या की थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास में संबंधित है। आंसर होगा जलियांवाला बाग त्रासदी से। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर हत्यारे डायर ने गोली चलवाकर हजारों लोगों को नृशंस हत्या करवाई थी। अमृतसर में जलियांवाला बाग में भीड़ क्राउड का दमन हुआ। आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्नलिखित में किसने मारा था? आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने। मार्च 1940 को पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल फ्रांसिस ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। 23 से 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष 24 नवंबर को गांधी जी थे। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला, जब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों से स्वयं को पृथक रखा। किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुसलमान को एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है, जो आगे 100 वर्षों के में प्राप्त नहीं हो सकता। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी के अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय ने
के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा बी, बिहार। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। अतः बिहार और उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकारी प्रभावों को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इसी सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? आंसर हो जाएगा बी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने? आंसर 1920 में। वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की 19 दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। फलस्वरूप 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? आंसर हो जाएगा 1920 में। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? आंसर हो जाएगा छपरा। राहुल सांकृत्यायन 1893 से 1963 में ने अपनी शिक्षा बनारस से पूर्ण की। वर्ष 1912 में साधु बन गए और अपना नाम बाबा रामोदर दास रख लिया। उन्होंने वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इन्हें 6 महीने की जेल भी हुई। यह असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय थे। वर्ष 1922 में छपरा डीसीसी के अध्यक्ष चुने गए। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपना हिमालय जैसी भूल बताई थी? आंसर हो जाएगा चौरा चौरी की घटना के बाद। चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहां 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए। गांधी जी ने इस घटना की निंदा की और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी ने इस घटना को हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? आंसर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण। बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। 1921 में मुपला आंदोलन की जो शाखा थी, आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन की। केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान व बेदखली को लेकर। जमींदार जब चाहे उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहे मनमाना लगान वसूलते। खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ जमाता रहा था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। 1920 से 22 में के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हटाने का तरीका पता था। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया और 1920 में उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ
अहिंसक सहयोग में न सिर्फ वस्तुओं को बल्कि भारत में अंग्रेजों द्वारा संचालित या उनकी मदद से चल रहे संस्थानों जैसे विधायिका न्यायालय कार्यालय या स्कूल का बहिष्कार भी शामिल था। इस कार्यक्रम ने देश में जोश फूंक दिया और विदेशी शासन का फंदा काट दिया। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को भी एक साथ मंच पर ला दिया। गांधी जी एक महामानव के रूप में उदय उनके कृतियों के फलस्वरूप अंग्रेजी शासकों में भय उत्पन्न होने के कारण बिहार के लोगों में विश्वास उत्पन्न हुआ कि हमारी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका मालूम था। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के जरिए अन्य भारतीय नेताओं के मुकाबले गांवों में निवास करने वाले देश के 90% जनता में बहुत अधिक निकट आ गए थे। इस प्रकार गांवों में रहने वाली करोड़ों की आबादी में जागृति पैदा कर दी और स्वराज की मांग को मध्यम वर्गीय आंदोलन के स्तर से उठाकर देशव्यापी अदम्य जन आंदोलन का रूप दे दिया। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। बारदोली के मेड़ता बंधुओं कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयालजी देसाई ने किसानों के समर्थन में वर्ष 1928 में आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में ही वर्ष 1928 में कोई कर नहीं यानी साराबंदी आंदोलन चलाया गया। ज्ञातव्य है कि कर न अदायगी का आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में बारदोली से चलाने का विचार बनाया था, लेकिन चौरा-चौरी की घटना के कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। बिहार लोक सेवा आयोग ने त्रुटिवश साराबंदी आंदोलन कर न अदायगी की तिथि वर्ष 1928 के स्थान पर 1922 लिखा है, जो गलत है। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? हो जाएगा केरल में। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? आंसर हो जाएगा चौरा चौरी कांड के कारण। 4 फरवरी 1922 को हुए चौरा चौरी कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम किस प्रकार है? आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड हुआ है। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया गया। उसके बाद गांधी जी द्वारा असहयोग और गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों को उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई, पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाया। 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा दी गई। इस प्रकार विकल्प ए सही। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? आंसर हो जाएगा बिहार उड़ीसा के पद से। सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा का जन्म 24 मार्च 1863 बंगाल के वीरभूमि के रायपुर में हुआ था। वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए, जो प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने वर्ष 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 4 मार्च 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। आंसर हो जाएगा बी, यानी गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन
1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोहभंग हो गया। ये युवा गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष का राजनीति में भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाली क्रांतिकारी आंदोलन का विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इसी कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। स्वराज दल की स्थापना असफल के बाद हुई। किसकी असफलता के बाद हुई थी? आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफ भारत स्वराज पार्टी का गठन 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपना वचनबद्धता को दोहराया। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने।